नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं नाइटमेयर डर की दस्तक। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए ट्रक ड्राइवर की एक बेहद डरावनी कहानी लेकर आया हूं। आज की कहानी हमें रामनाथ ने भेजी है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं और हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं रामनाथ की ज़बानी। इंसान कहता है कि उसे डर नहीं लगता, लेकिन डर जब सामने आता है तो इंसान की रूह तक जम जाती है। मेरा नाम रामनाथ है और पिछले 20 सालों से अपने ट्रक को देश के हर कोने में दौड़ा रहा हूं। मैंने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा समय इन सुनसान रातों के बीच बिताया है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या कभी डर लगा है। मैं हमेशा हंसकर टाल देता था, पर उस काली मनहूस रात ने मुझे बता दिया कि इस दुनिया में आज भी ऐसी ताकतें हैं जिनके आगे हमारा 20 साल का तजुर्बा और साहस एक तिनके की बराबर भी नहीं होता। ये कहानी मेरी बहादुरी की नहीं, बल्कि मेरी उस बेबसी की है जब मुझे मौत अपनी आंखों में झांकती हुई नजर आई थी। दिसंबर का महीना था और रात का समय था। सर्दी इतनी भयानक थी कि डीजल तक जमने लगा था। मैं हाईवे नंबर 13 पर था, जिसे लोग अक्सर हड्डियों का रास्ता भी कहते थे। वे सड़क घने जंगलों और वीरान पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरती थी। रात के लगभग 2 बज रहे थे और मेरी हेडलाइट की रोशनी भी उस घनी धुंध को भेदने में पूरी तरह नाकाम हो रही थी। धुंध इतनी मोटी थी कि जैसे किसी ने आसमान से रुई का विशाल पहाड़ सामने खड़ा कर दिया हो, और सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने ही फेफड़ों की सांसें साफ सुनाई दे रही थी। इंजन की आवाज जो आमतौर पर मुझे सुकून देती थी, उस रात किसी भारी पत्थर के पिसने जैसी लगती थी। अचानक मेरे केबिन के भीतर का तापमान किसी बर्फीले गड्ढे जैसा ठंडा हो गया। रेडियो पे बजता हुआ वो पुराना गाना अचानक बंद हो जाता है और वहां से एक ही आवाज आई, जो कि इंसानी तो बिल्कुल नहीं लगती थी। वे करकराहट थी जिसमें किसी के कर्राने, सिसकने और रोने की आवाज थी। रामनाथ, रुक जाओ, आगे मत जाओ। ये आवाज सीधे मेरे कानों में गूंजी। मैंने झटके से रेडियो बंद कर दिया, पर मेरा हाथ कांप रहा था। मुझे लगा कि शायद थकान की वजह से मुझे कोई भ्रम हो रहा है। मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया ताकि ताजी हवा अंदर आ सके, पर बाहर की हवा में एक अजीब सी सड़ान थी। ये गंध किसी पुराने कब्रिस्तान जैसी थी, जहां गीली मिट्टी और सड़ते हुए मांस की महक अक्सर फैल जाती है। मेरा तो जी मचलाने लगा। सड़क किनारे खड़े पेड़ कोहरे में ऐसे लग रहे थे जैसे सफेद कफन पहने हुए सैकड़ों लोग अपने हाथ फैलाकर मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो। अचानक मेरी नजर सड़क के बीचों बीच पड़ी। वहां पर एक परछाई खड़ी थी। वो कोई इंसान तो नहीं था, बल्कि एक काला साया था जो कम से कम 8 फीट लंबा था। मैंने उसे देखते ही ब्रेक मारा। टायर घसीटते हुए आगे जाके रुक गए, पर वहां तो कोई भी नहीं था। यह देख मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं उस रात अकेला नहीं था। कुछ तो था जो मेरा पीछा कर रहा था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का तो नहीं था, लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी उस खौफनाक सफर की जिसने मेरी रूह को हमेशा के लिए दागदार कर दिया था। ब्रेक मारने के बाद मेरा ट्रक बीच सड़क पर खड़ा था। सन्नाटा पहले से ही बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। ऊपर से इंजन बंद नहीं हुआ, पर वे एक अजीब सी घरघराहट कर रहा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं नीचे उतरूं, पर प्यास इतनी तेज लगी थी कि जैसे गालों के बीच कांच के टुकड़े फंस गए हो। तभी सड़क के बाईं ओर धुंध के बीच मुझे एक रोशनी टिमटिमाती हुई दिखी। ये कुछ और नहीं बल्कि एक पुराना ढाबा था, जिसकी छत का टीन हवा में कड़कड़ा रहा था, जैसे कोई दांत पीस रहा होता है। ढाबा ऐसे लग रहा था जैसे सदियों से वहां किसी ने कदम ही ना रखा हो, पर वहां जलती हुई एक लालटेन ने मुझे अपनी तरफ आकर्षित किया। मैं भारी कदमों से ट्रक से नीचे उतरा। बाहर का मौसम इतना ठंडा था कि मानो हड्डियां भी कड़कड़ा गई हों।
ढाबे के अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसकी कमर थोड़ी झुकी हुई थी और उसकी खाल पीली पड़ चुकी थी। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थी, उनमें कोई पुतली नहीं थी। उसने बस मेरी तरफ देखा भी नहीं, बस अपनी उंगलियों से पीछे की तरफ जहां अंधेरा था इशारा किया। वहां पर एक पुराना कुआं था और कुएं की चरखी अपने आप लगातार घूम रही थी। उसकी आवाजें मानो सन्नाटे में चारों तरफ गूंज रही हो। मैंने उस बूढ़े आदमी से पानी मांगा, लेकिन बहुत मुश्किल से मेरी आवाज गले से बाहर निकली। बूढ़े ने एक फटा हुआ काला प्याला आगे बढ़ा दिया। जब मैंने उस प्याले में देखा तो उसमें पानी नहीं बल्कि गाढ़ा खून जैसा कुछ था। ये देख मेरे हाथ कांप गए और प्याला नीचे गिर गया। जैसे ही प्याला गिरा, वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अब हंसने लगा। उसकी हंसी किसी इंसान की नहीं बल्कि सूखी हड्डियों के टकराने जैसी थी। वे खड़ा हुआ और उसकी ऊंचाई खड़े होने के बाद लगातार बढ़ती चली गई। अब वे ढाबे की छत तक पहुंच गया था। यह देख डर के मारे मेरी तो चीख निकल गई और मैं अपनी ट्रक की तरफ भागा। पर जैसे ही मैं ट्रक के पास पहुंचा, मैंने देखा कि टायरों के पास वही काला खून पहले से फैला हुआ था। ट्रक का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से किसी बच्चे की जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। मुझे लगा जैसे कोई बच्चा अंदर बैठकर सिसक सिसक कर रो रहा हो, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और केबिन के अंदर झांका, लेकिन केबिन में तो कोई भी नहीं था। बस स्टीयरिंग व्हील पर खून से सने निशान वहां जरूर थे। उस पल मुझे लगा कि शायद मैं कभी इस वीराने से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मानो समय तो ऐसा था जैसे कहीं रुक गया हो और वे बूढ़ा अब ढाबे से बाहर निकलकर मेरी तरफ रेंगता हुआ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसकी चाल किसी मकड़ी जैसी लग रही थी। मैंने जल्दी से ट्रक में छलांग लगाई और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर केबिन में मेरा दम घुटने लगा। ट्रक के अंदर बैठकर मुझे लगा कि शायद अब मैं सुरक्षित हूं, पर यह सब मेरी सबसे बड़ी भूल थी। केबिन के भीतर का तापमान अब इतना गिर चुका था कि मेरे मुंह से निकलने वाली भाप भी हवा में ही जमने लगी। मैंने इंजन स्टार्ट किया, पर ट्रक तो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मानो ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों हाथ नीचे से ट्रक को पकड़ के रोक रहे हो। अचानक पीछे वाली स्लीपर सीट से एक ठंडी सांस मेरे गले में महसूस होने लगी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने धीरे से रिवर व्यू में देखा। वहां पर एक औरत बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर खाल तो बिल्कुल ही नहीं थी। बस चेहरे पे कच्चा मांस साफ दिख रहा था। उसकी आंखों की जगह बहुत गहरे गहरे काले गड्ढे थे जिनसे लगातार खून धीरे धीरे टपक रहा था। उसने अपना ठंडा हाथ मेरे कंधे पे रखा। उसके छूना ऐसा था जैसे किसी मुर्दे का मांस मेरे शरीर से चिपक गया हो। वो मेरे पास आई और धीरे से फुसफुसाई, रामनाथ, तुम मुझे छोड़कर कहां चले गए थे? उसकी आवाज में एक अजीब सी कशिश और एक भयानक सा डर और नफरत थी। तभी मुझे याद आया, अब से ठीक 7 साल पहले इसी हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ था, जहां एक ट्रक ने एक औरत और उसकी बच्चे को कुचल दिया था और ड्राइवर उसके बाद वहां से फरार हो गया था। क्या सच में ये वही औरत है? नहीं नहीं, मैं कभी उस हादसे में तो शामिल ही नहीं था। पर वह रूह मुझे ही अपना गुनहगार मान रही थी। केबिन की खिड़कियों से बाहर किसी के नाखूनों के रगड़ने की अब आवाज आने लगी थी। सैकड़ों उंगलियां शीशे को तोड़कर मानो अंदर आने की कोशिश कर रहे हो। केबिन की लाइटें अपने आप अब जलना बुझना शुरू कर दिया। हर बार लाइट जलती, वे औरत मेरे और करीब होती जाती। एक पल तो ऐसा आया जब उसका चेहरा मेरे चेहरे से महज 1 इंच की दूरी पर था।
उसकी सांसों से सड़ते हुए मांस की गंध साफ महसूस की जा सकती थी। उसने अपना मुंह खोला और उसकी जीभ किसी सांप की तरह लंबी होकर मेरे गले के चारों तरफ लिपटने लगी। यह देखकर मेरा दम घुटने लगा। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी पॉकेट से मां का दिया हुआ तावीज बाहर निकाला और उसे उस रूह की तरफ फेंक दिया। तभी एक जोरदार धमाका हुआ और वो औरत एक भयानक चीख के साथ कहीं धुएं में गायब हो गई। लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। अब ट्रक अपने आप चलने लगा था और ट्रक की रफ्तार धीरे धीरे करते हुए 100 के पार चली गई और सामने सिर्फ एक गहरी खाई साफ देखी जा सकती थी। हालांकि तावीज फेंकने के बाद वो औरत तो गायब हो गई थी, लेकिन असली नर्क अब शुरू हुआ था। ट्रक अब पूरी तरह से मेरे कंट्रोल से बाहर था। इंजन से ऐसी डरावनी आवाजें आ रही थी जैसे उसके अंदर हजारों आत्माएं एक साथ जोर जोर से चिल्ला रही हों। ट्रक की रफ्तार अब 100 किलोमीटर से बढ़कर 120 किलोमीटर प्रति घंटा पार कर चुकी थी। स्टीयरिंग व्हील पागलों की तरह अपने आप दाएं बाएं मुड़ रहा था, पर सड़क तो सामने कहीं थी ही नहीं। सामने की तरफ सिर्फ घना धुंध और काला अंधेरा था। मैंने ब्रेक के पैडल को अपनी पूरी ताकत से दबाया, पर वे तो फर्श से ही चिपक गया था, मानो बेजान और पत्थर की तरह सख्त हो गया हो। तभी खिड़की के बाहर का नजारा एकदम बदल गया। सड़क के दोनों तरफ जो पेड़ थे वे अब पेड़ नहीं, बल्कि वो इंसानी कंकाल बन चुके थे जो धीरे धीरे जल रहे थे। उनकी जलती हुई हड्डियों की रोशनी में मुझे दिखा कि हाईवे पर सैकड़ों लोग अचानक टहल रहे हैं। सबके फटे पुराने कपड़े थे और किसी का सर कटा था तो किसी का हाथ, किसी की टांग, और सभी की लगभग मिलती जुलती हालत थी। वे सब ट्रक की तरफ लगातार देख रहे थे और अपनी सूखी बाहों को फैलाकर मुझे लगातार रोकने का इशारा कर रहे थे। अचानक ट्रक के डैशबोर्ड पर रखा मेरा छोटा सा शीशा चटक गया। केबिन के भीतर से फिर वही सड़ती हुई गंध अब धीरे धीरे केबिन के अंदर भरने लगी। इस बार वही गंध और भी ज्यादा तीखी थी। मुझे महसूस हुआ कि ट्रक की छत पर कोई बहुत भारी चीज गिरी है। छत के लोहे पर किसी के भारी कदमों की आवाज अब मैं साफ सुन सकता था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर से ट्रक को फाड़कर ट्रक के केबिन के अंदर घुसना चाहता हो। तभी छत का लोहा अचानक धीरे धीरे मुड़ने लगता है, जैसे किसी ने उसे कागज की तरह मरोड़ दिया हो। एक विशाल काला हाथ छत को फाड़कर अंदर की तरफ आया। वे हाथ इंसानी तो बिल्कुल भी नहीं था। उसकी उंगलियां बहुत लंबी थी और नाखून तो ऐसा लग रहा था जैसे कि दराती की तरह नुकीले हों। उस हाथ ने मेरा गला पकड़ने की कोशिश की। मैंने ट्रक के गियर को झटके से बदला, पर ट्रक की रफ्तार तो और भी तेज हो गई। सामने अचानक एक पुरानी पुलिया दिखाई दी। मुझे याद आया ये वही जगह थी जहां सालों पहले एक बस नदी में गिरी थी। पुलिया के ऊपर वे बूढ़ा ढाबे वाला खड़ा था, पर अब उसका आकार एक दैत्य जैसा था। उसने अपना मुंह खोला जो कि किसी सुरंग जैसा गहरा और अंधेरे से भरा हुआ था। मुझे लगा कि मेरा ट्रक सीधा उसके पेट में समा जाएगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मेरा पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया और ठंड होने के बावजूद मुझे एक अजीब सी जलन महसूस हो रही थी। तभी ट्रक एक जोरदार झटके के साथ रुका। आसपास सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने कान में बजते हुए बहुत सी आवाजें महसूस हुई। जब मैंने अपनी आंख खोली तो दिखा कि ट्रक ठीक पुलिया के किनारे खड़ा था और उसका अगला पहिया हवा में लटका हुआ था। नीचे एक गहरी काली नदी वहां पर बह रही थी। ट्रक से बाहर निकलना
मौत को सीधा सीधा दावत देना था, पर अंदर बैठना भी तो मौत को दावत देना ही था। मैंने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला और नीचे उतरा। जैसे ही मेरा पैर जमीन पे पड़ा, मुझे महसूस हुआ कि मैं हाईवे पर नहीं, बल्कि मैं एक पुरानी विशाल हवेली के आंगन में खड़ा था। और ये हवेली वही थी जिसको मैंने पहले देखा था, खंडरों का राजा। हवेली की दीवारें अब पूरी तरह काली पड़ चुकी थी और खिड़कियां ऐसे लग रही थी जैसे कोई मुझे लगातार देख रहा हो। वह हवा तो बिल्कुल नहीं थी, पर फिर भी हवा के भारी दरवाजे और खिड़कियां लगातार हवा के झोंके से हिल रहे थे। हवा की आवाज मेरे दिमाग की नसों को बुरी तरह से फाड़ रही थी। मुझे वहां से भागना था, पर मेरे तो पैर जैसे जमीन में ही धंस गए हों। तभी हवेली के अंदर से एक हल्की सी रोशनी बाहर आई। वे वही सफेद आंखों वाला बूढ़ा था, पर अब उसने एक ड्राइवर की वर्दी पहनी हुई थी। उसने फटी हुई आवाज में कहा, रामनाथ, तुम बहुत देर से आए हो। तुम्हारी शिफ्ट तो कब की शुरू हो चुकी है। उसने हवेली के मेन गेट की तरफ इशारा किया। वहां पर एक पुराना जंग लगा हुआ ट्रक खड़ा हुआ था। वो ट्रक बिल्कुल मेरे ट्रक के जैसा था, पर वे बहुत पुराना था। जब मैं उसके करीब जाकर देखा तो मेरी तो गले से चीख ही निकल गई। उस ट्रक की ड्राइवर सीट पर एक कंकाल पड़ा हुआ था और उस कंकाल ने वही तावीज पहना था जो मेरी मां ने मुझे दिया था। और वो कंकाल कोई और नहीं, बल्कि वो तो कंकाल मेरा ही था। अब मुझे समझ आया कि मैं यहां एक समय के चक्र में फंसा हुआ हूं। मैं जो अभी जिंदा खड़ा था, वे सिर्फ एक रूहानी खेल का हिस्सा था। वे बूढ़ा असल में यमराज का कोई दूत नहीं, बल्कि उन भटकती हुई रूहों का सरदार था जो ड्राइवर को इस रास्ते पर शिकार बनाते थे। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और अचानक वहां मौजूद सैकड़ों ड्राइवर की आत्माएं एक एक करके प्रकट होने लगी। उन सभी ड्राइवरों के चेहरे पर वही बेबसी, वही डर, वही खौफ साफ झलक रहा था जो मैं अपने चेहरे पे महसूस कर रहा था। वे सब मिलकर एक साथ रोने लगे। उन सबकी सामूहिक रोने की आवाजें अब इतनी डरावनी हो गई कि मुझे लगा मानो मेरा तो सर ही फट जाएगा। सभी ने मुझे घेर लिया। उनके ठंडे हाथ मेरे शरीर पर रेंगने लगे। हमें मुक्त करो रामनाथ, हमारी जगह लो रामनाथ। वे सभी ड्राइवर की आत्माएं एक साथ चिल्लाने लगे। मैं अब वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर मानो हवा में जैसे मैं वहीं जम गया हूं। मैं तो 1 इंच अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा था। लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरी खाल अब धीरे धीरे सूख रही है और मेरी आंखें काली से अब धीरे धीरे सफेद होने लगी हैं। शायद अब मैं भी उन आत्माओं में से एक बनने जा रहा था। जब सब कुछ खत्म होने ही वाला था, तभी अचानक मेरे कानों में मेरी मां की एक आवाज गूंजी। वही मंत्र जो वे हर सुबह पढ़ती थी। उस आवाज ने मानो मेरे अंदर एक नई जान फूंक दी हो। मैंने अपनी पूरी ताकत बटोरी और अपने सीने पर हाथ मारकर, जहां एक छोटी सी चोट लगी हुई थी, खून लगातार निकल रहा था, मैंने वे खून उन आत्माओं की तरफ फेंक दिया। इस रूहानी दुनिया में एक जिंदा इंसान का खून तेजाब की तरह काम करने लगा। जैसे ही खून की बूंदें उनके ऊपर पड़ी, वो एक एक करके जलने लगे। एक जोरदार भयानक शोर हुआ, चीख धमाके, मानो हड्डियां टूटने का शोर। हवेली की दीवारें अब धीरे धीरे करके चटकने लगी और वे बूढ़ा देखते ही देखते कुछ ही पल में एक राख के ढेर में बदल गया। मैंने बिना पीछे देखे अंधेरे में दौड़ लगानी शुरू कर दी। मैं नहीं जानता कि मैं कब तक दौड़ता रहा, मुझे कुछ नहीं पता चला। कांटे लगातार मेरे पैरों को छलनी करते रहे। मैं गिरता पड़ता रहा, पत्थरों से टकराता रहा।
लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार दौड़ता रहा। दौड़ते दौड़ते एक जगह जाकर मैं बेहोश हो गया। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो सूरज की पहली किरण मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं उसी हाईवे नंबर 13 के किनारे पे पड़ा था। मेरा ट्रक सड़क के बीचों बीच खड़ा था। ताज्जुब की बात यह थी कि वो पूरी तरह सुरक्षित था जैसा वो पहले था। पर जब मैं ट्रक के पास पहुंचा तो मेरा तो कलेजा ही मुंह को आ गया। ट्रक की छत पर एक विशाल पंजे के निशान थे, जैसे किसी ने लोहे की उंगलियों को मोड़ा हो। और केबिन के अंदर पिछली सीट पर एक जोड़ी पुरानी फटी हुई चप्पलें रखी हुई थी। ये वही चप्पलें थी जो उस बूढ़े ढाबे वाले ने पहन रखी थी। पुलिस ने मेरी बात पे यकीन ही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने तो कह दिया थकान की वजह से शायद तुमको भ्रम हो गया हो। यहां तक कि उन लोगों ने मेरा लाइसेंस भी रद्द कर दिया और कहा कि मैं मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो चुका हूं। इस बात को आज 10 साल गुजर चुके हैं। मैं अब भी ट्रक नहीं चलाता, पर हर रात ठीक 2 बजे मुझे अपने कमरे की खिड़की पर वही कचर कचर की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी फोन की रिंगटोन में भी वही रेडियो वाली फुसफुसाहट सुनाई देती है, रामनाथ तुम्हारी शिफ्ट अभी बाकी है। हालांकि मुझे पता है कि मैं उस रात बचकर नहीं निकला था, बल्कि उन्होंने मुझे सिर्फ इसलिए छोड़ दिया ताकि मैं उनको अपनी दास्तान पूरी दुनिया को सुना सकूं और लोगों को उस रास्ते पे बुला सकूं। अगर आप कभी रात के अंधेरे में हाईवे नंबर 13 से गुजरें और आपको धुंध के बीच एक लालटेन जैसी चलती हुई रोशनी दिखाई दे, तो भूल कर भी मत रुकना, क्योंकि वे आज भी एक नए ड्राइवर की तलाश में है और शायद इस बार वो आपको ना छोड़े। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। आपके पास भी कोई ऐसी डरावनी कहानी हो तो हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।